नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और मेरा कुर्ता है बसंती। और जब भी आप इस तरह का कुर्ता पहनते हैं तो आपको देशभक्तों का आज़ादी के दौर में, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे वो ऐसे क्रांतिकारी, तो उनका गाया वो अनुपम गीत याद आता है, मेरा रंग दे बसंती चोला। मगर एक मुल्क के रूप में हम बहुत कृतज्ञ हैं। हम अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अलग अलग विचारधाराओं के पाले में देखते हैं, उन्हें जी भर के कोसते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण जहाँ पर हमने कोसा तो नहीं लेकिन भुला दिया एक क्रांतिकारी को, जिसका नाम हम जब भी भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं तो उनके साथ लिया जाता है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस मशहूर और महान क्रांतिकारी को आज़ादी के बाद अपना पेट पालने के लिए सिगरेट बेचनी पड़ी, वो अस्पताल में एक गुमनाम की तरह भर्ती थे और जब अखबारों में रपटें छपी तब जाकर सरकार ने उनकी सुध ली, तो पता नहीं आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। लेकिन हमने जैसे ही ये खबर पढ़ी टेक्स्ट फॉर्म में तो मुंह का स्वाद कसैला हो गया। और वो सारे जो नारे हैं जिनको हम मुट्ठियाँ भींच भींच के कभी गर्व और कभी आक्रोश के साथ बोलते हैं, दोहराते हैं, बेमानी से लगने लगे। मैं बात कर रहा हूँ बटुकेश्वर दत्त की, जिन्हें शायद इस बात का मलाल रहा होगा कि अगर भगत सिंह के साथ मुझे भी फांसी दे दी जाती तो मुझे इस कृतज्ञ मुल्क में सांस नहीं लेनी पड़ती। स्वतंत्रता संग्राम में एक घटना थी जिसने भारतीय इतिहास में वीरता का नया अध्याय लिखा। ये घटना थी दिल्ली की नेशनल असेंबली में भगत सिंह का बम फेंकना। बम फेंकते वक्त भगत सिंह ने कहा था, अगर बहरों को सुनाना हो तो आवाज जोरदार करनी होगी। इस घटना में एक और क्रांतिकारी था जिसने भगत सिंह के साथ ही गिरफ्तारी दी थी। वो क्रांतिकारी थे बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह पर कई केस थे, उनको तो फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन बटुकेश्वर दत्त इतने खुशकिस्मत नहीं थे कि उनको अभी बहुत कुछ झेलना था। अंग्रेजी सरकार ने उनको उम्र कैद की सजा सुना दी और अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया, जिसे काला पानी की सजा भी कहते हैं। इसी दौरान उन्हें टीबी हो गया और वो मरते मरते बचे। जेल में जब उन्हें पता चला कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, तो वो काफ़ी निराश हुए। उनकी निराशा इस बात को लेकर नहीं थी कि उनके तीनों साथी अपनी आखिरी सांसें गिनने वाले हैं। उन्हें दुख था तो इस बात का कि उनको फांसी क्यों नहीं दी गई। देश आज़ाद होने के बाद बटुकेश्वर दत्त भी रिहा कर दिए गए, लेकिन दत्त को जीते जी भारत ने भुला दिया। इस बात का खुलासा नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किताब बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के सहयोगी में किया गया है। अनिल वर्मा जो इस किताब के लेखक हैं, उन्होंने कई बातें लिखी किताब में। आज़ादी के बाद दत्त के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि अब वे आगे क्या करें। खैर, रिहाई के बाद बटुकेश्वर दत्त की शादी हुई, फिर उनको देश में जगह नहीं मिली, वैसी जगह जैसी वो डिजर्व करते थे। नवंबर 1947 में उन्होंने अंजलि नाम की लड़की से शादी की। अब उनके सामने कमाने और घर चलाने की समस्या आ गई। बटुकेश्वर ने ऐसे में एक सिगरेट कंपनी में एजेंट की नौकरी कर ली। बाद में बिस्कुट बनाने का एक छोटा सा कारखाना भी खोला, लेकिन नुकसान होने की वजह से बंद करना पड़ा। सोचने में बड़ा अजीब लगता है ना कि भारत का सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक और देश की आज़ादी के बाद यूं भटक रहा था एक अदद नौकरी के लिए। भारत में उनकी उपेक्षा का एक और किस्सा है। अनिल वर्मा लिखते हैं कि एक बार पटना में बसों के लिए परमिट मिल रहे थे। इसके लिए दत्त ने भी आवेदन किया। परमिट के लिए जब वो पटना के कमिश्नर से मिलने गए तो कमिश्नर ने उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र लाने को कहा। बटुकेश्वर के लिए ये दिल तोड़ने वाली बात थी। अखबारों में खबर छपी। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जब ये पता चला तो कमिश्नर ने बटुकेश्वर दत्त से माफ़ी मांग ली। 50 के दशक में कुछ समय के लिए उन्हें विधान परिषद का सदस्य भी मनोनीत किया गया, मगर वो राजनीति की चकाचौंध से परे थे और तब तक बीमार भी रहने लगे थे। 1964 में वो बुरी तरह बीमार पड़े। गंभीर हालत में उन्हें पटना के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनको इस हालत में देख उनके मित्र चमन लाल आज़ाद ने एक लेख में लिखा, क्या दत्त जैसे क्रांतिकारी को भारत में जन्म लेना चाहिए? परमात्मा ने इतने महान शूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी गलती की है। खेत की बात है कि जिस व्यक्ति ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी और जो फांसी से बाल बाल बच गया, वह आज नितांत दयनीय स्थिति में अस्पताल में पड़ा एड़ियां रगड़ रहा है और उसे कोई पूछने वाला नहीं है। अखबारों में इस लेख के छपने के बाद सत्ता में बैठे लोगों के कान पर जू रेगी। पंजाब सरकार उनकी मदद के लिए सामने आई।
बिहार सरकार भी हरकत में आई, लेकिन तब तक बटुकेश्वर की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा था, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उस दिल्ली में जहां मैंने बम फेंका था देश की आज़ादी की खातिर, वहां मैं एक अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लादा जाऊंगा। और आखिरी वाकया उनकी ज़िंदगी का बेहद मार्मिक। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थे बटुकेश्वर, फिर एम्स ले जाया गया। जांच में पता चला कि उन्हें कैंसर है और कुछ ही दिन बचे हैं। उन दिनों वो अक्सर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी और सारे क्रांतिकारी साथियों को याद करते थे। भगत सिंह की माँ विद्यावती जी को दत्त के बारे में पता चला। वो अस्पताल में अपने भगत के दोस्त से मिलने गई। तब बटुकेश्वर दत्त ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि मेरा दाह संस्कार भी मेरे मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। 20 जुलाई 1965, आज 20 जुलाई 2017 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उनकी बरसी का दिन। और 20 जुलाई 1965 जिसकी रात 1:50 पर भारत के इस महान सपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के ही अनुसार भारत पाक सीमा के करीब हुसैनीवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि के पास किया गया। भगत सिंह की मां तब भी वहां मौजूद थी। श्रीमती वीरेंद्र कौर संधू के मुताबिक 1968 में जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के समाधि तीर्थ का उद्घाटन किया गया, तो इस 86 वर्षीय वीर मां ने उनकी समाधि पर फूल चढ़ाने से पहले बटुकेश्वर दत्त की समाधि पर फूलों का हार चढ़ाया था। बटुकेश्वर की यही तो इच्छा थी कि उन्हें भगत सिंह से अलग न किया जाए। एक और कहानी जिसने भारत के आत्म का निर्माण किया हो, एक और कहानी जो हमें आत्म विवेचना के लिए विवश करती हो, उसे लेकर thelalantop.com आपके बीच फिर हाजिर होगा। शुक्रिया। अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी स्टोरीज, उनका कलेवर, उनका तेवर पसंद आता है तो हमारे पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी भी छू दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको खबर हो जाए। शुक्रिया।